और आइए अब शुरू करते हैं खबरों का रोला कोस्टर, बिग एंड बोल्ड। उम्मीद करता हूं आप सबकी दिवाली बहुत अच्छी रही होगी। और अब चलते हैं उन खबरों की तरफ जो आज खास तौर से तवज्जो में रहने वाली खबरें हैं। दिवाली पर सलमान के फैंस की बदमाशी के बारे में आपको खबर बताएंगे। सिनेमा हॉल में ही कर दी आतिशबाजी, हो सकता था उपहार जैसा हादसा भी। क्यों करते हैं लोग ऐसी लापरवाही, कौन है इसके लिए जिम्मेदारी, हम बात करेंगे। साथ ही बात कथित कट्टर ईमानदार पार्टी की भी होगी। तिहाड़ में केजरीवाल के सत्येंद्र जैन ने किया महावसूली का खेल, क्या फिर जाएंगे जेल? ये खबर भी आज आपके सामने रखूंगा मैं। और महायुद्ध के मैदान में आपको लेकर चलेंगे। अमेरिका का विनाशक पैगाम, बाइडेन ने दिया संकेत, मिटा देंगे नामो निशान। पूरी खबर आपके सामने होगी। दीपावली में आपने भी खूब खाई होगी मिठाई। अब कैसे करें शरीर की सफाई, कैसे करें डिटॉक्स, हम बताएंगे आपको आसान तरीके। लेकिन पहले यह खबर देखिए। महाराष्ट्र के मालेगांव में सलमान खान के बेकाबू फैंस की हरकत आपको दिखाता हूं। उनकी वजह से उस वक्त बड़ा कांड होते होते बचा जब थिएटर के अंदर ही उन्होंने आतिशबाजी शुरू कर दी। दीपावली के मौके पर सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 रिलीज हुई। मोहन सिनेमा में चल रही फिल्म के दौरान सलमान खान की जब एंट्री हुई तो कुछ फैंस ने डांस करना शुरू कर दिया, लेकिन तभी किसी ने थिएटर के अंदर पटाखे छोड़ने शुरू कर दिए। हद तो तब हो गई जब थिएटर में ही रॉकेट छोड़े जाने लगे, जिसके बाद थिएटर में भगदड़ जैसा माहौल हो गया। गनीमत रही कि थिएटर के अंदर पटाखों की वजह से आग जैसी खतरनाक घटना नहीं घटी और ना ही कोई बड़ा स्टैम्पीड हुआ, वरना कई लोगों की जान जा सकती थी। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस आरोपियों के खिलाफ एक्शन की तैयारी कर रही है और सलमान ने भी अपने फैंस से इस तरह से जश्न ना मनाने के लिए कहा। जरा देखिए, यहां देखिए ये कितनी बड़ी लापरवाही थी। सवाल यह भी है कि सिनेमा हॉलों में आप जानते हैं यहां पर खाने पीने तक की चीजें अलाउड नहीं होती, आप हाथ में लेकर नहीं जा सकते, बड़ी फ्रिस्किंग और चेकिंग होती है। ऐसे में अंदर पटाखे कैसे गए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और पटाखे अंदर ले जाकर इतनी देर तक आतिशबाजी होती रही, क्या कर रहे थे सिक्योरिटी से जुड़े हुए वहां पर तैनात लोग, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और अगली खबर ये कि दीपावली पर देश भर में पटाखे फोड़े गए, लोगों ने दिए जलाए, लेकिन कुछ इलाकों में आग ने ऐसा तांडव मचाया कि लोगों का दिवाला निकल गया। एक दो नहीं, समंदर किनारे खड़ी 8 नाव देखते ही देखते जल उठी और कुछ ही देर में धू धू कर जल राख हो गई। नाव में आग लगते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई। लोगों ने आग पर काबू पाने के लिए पानी की बौछार शुरू कर दी। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी मौके पर पहुंची, लेकिन आग काबू में नहीं आई। आग के तांडव की तस्वीरें कर्नाटक के उडुपी से सामने आई। बताया जा रहा है कि एक नाव में अचानक आग लगी, जिसने साथ में खड़ी नावों को भी अपनी चपेट में ले लिया। आग के तांडव की ऐसी ही तस्वीरें उत्तर प्रदेश के वाराणसी से भी सामने आई, जहां पटाखे से एक टेंट के गोदाम में आग लग गई, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। टेंट में सो रहे कर्मचारियों ने जब तक फायर ब्रिगेड को सूचना दी, तब तक आग ने पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया। आग इतनी भीषण थी कि आसपास के मकानों में फैलने का खतरा मंडराने लगा, जिसके बाद पूरे इलाके को खाली कराया गया। फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक लाखों का नुकसान हो चुका था। बेंगलुरु के बनासवाड़ी में एक इमारत में आग लगने के बाद हाहाकार मच गया। ये आग ग्राउंड फ्लोर में मौजूद फर्नीचर के शोरूम से शुरू हुई, जिसने 5 मंजिला बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लिया। गनीमत रही कि दिवाली की छुट्टी होने की वजह से दुकान और 5वीं मंजिल पर स्थित सॉफ्टवेयर कंपनी का ऑफिस खाली था, वरना दुर्घटना में नुकसान बहुत बड़ा हो जाता। और राजस्थान के चूरू से बीच सड़क पर पुलिस वालों की बेरहमी का वीडियो सामने आया, जहां एक कार सवार पर कई पुलिस वाले एक साथ टूट पड़े। इस दौरान एक शख्स कार के सनरूफ से अंदर घुसकर शख्स को पीटता नजर आया, जबकि पुलिस वालों ने कार के दरवाजे पर मोर्चा संभाला और ड्राइविंग सीट पर बैठे शख्स को पीटना शुरू कर दिया। इस दौरान इसके ऊपर लाठियों से भी कई वार किए गए। चूरू पुलिस के मुताबिक आरोपी कार ड्राइवर ने शराब पी रखी थी और कार को शराब के नशे में वो तेज रफ्तार में चला रहा था। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद चूरू पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि किसी आरोपी को पकड़ने का ये कौन सा तरीका है। और बेंगलुरु से अगली खबर आपको बताता हूं। यहां होली माबू इलाके से हिट एंड रन का हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां एक बेकाबू एसयूवी कार ने 3 बाइकों को टक्कर मारी और मौके से फरार हो गई। घटना में 4 लोग बुरी तरह जख्मी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया है। जहां पर यह घटना हुई वहां ट्रैफिक की वजह से गाड़ियां रुकी हुई थी। इस दौरान एक एसयूवी 2 बाइक सवारों को टक्कर मारती हुई आगे निकल गई। आगे जाने के बाद एक और बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही बाइक सवार जमीन पर गिर गया, लेकिन आरोपी कार ड्राइवर बगैर रुके मौके से फरार हो गया। पूरी घटना पीछे चल रही कार के डैश कैम में रिकॉर्ड हो गई। दिवाली की रात दिल्ली के करीब नोएडा में बेकाबू कार ड्राइवरों ने कहर बरपा दिया। ग्रेटर नोएडा में नशे में धुत कार सवार ने सिक्योरिटी गार्ड पर गाड़ी चढ़ा दी, तो वहीं नोएडा में एक कार सवार 3 लोगों को कुचलने के बाद फरार हो गया। वारदात सेक्टर 119 की है, जहां रात करीब 11 बजे कई लोग सड़क पर आतिशबाजी कर रहे थे। इस दौरान एक कार ने पहले सड़क के बीच चल रहे पटाखों पर गाड़ी चढ़ाई और उसके बाद 3 लोगों को टक्कर मार दी। इसमें एक शख्स सड़क पर ही गिरा, जबकि दूसरा शख्स दूर जा गिरा। टक्कर मारते ही लोग कार के पीछे दौड़े, लेकिन तब तक वो फरार हो चुकी थी।
तीनों घायलों को एक निजी अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर है। वीडियो देखकर अंदाजा लग सकता है कि ये कोई हादसा नहीं था, बल्कि हिट एंड रन का मामला था। ठीक ऐसा ही मामला ग्रेटर नोएडा के गौर सिटी 2 से भी सामने आया, जहां नशे में धुत एक कार सवार ने विवाद के बाद पहले कुछ लोगों पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की। ऐसे में वहां भगदड़ मच गई और लोग अपनी जान बचाते नजर आए। हालांकि कुछ ही देर में कार सवार ने गाड़ी टर्न की और सड़क किनारे खड़े एक सिक्योरिटी गार्ड को टक्कर मारने के बाद फरार हो गया। कार की टक्कर लगने से सिक्योरिटी गार्ड का पैर टूट गया। हालांकि मामला सामने आने के बाद नोएडा पुलिस एक्टिव हुई और आरोपी कार ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। और अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो ये खबर जो मैं बता रहा हूं आपके लिए तस्वीरें केरला के कासरगोड से सामने आई। यहां घर के बाहर खेल रहे 1.5 साल के बच्चे पर उसके दादा ने ही कार चढ़ा दी। छोटा बच्चा घर के बाहर खेल रहा था और उसके दादा कार को घर के भीतर खड़ी करने के लिए ला रहे थे, लेकिन उनकी नजर बच्चे पर नहीं गई। कार बच्चे के ऊपर चढ़ गई। जब बच्चे के भाई ने चीखने की आवाज सुनी तो कार के भीतर बैठे दादा को बताया, तब जाकर बच्चे को गाड़ी के नीचे से निकाला जा सका, लेकिन तब तक बहुत हो गई थी। बच्चा प्राण त्याग चुका था। यहां आपको तस्वीरें देख रहे हैं। गाड़ी को भीतर लाने की कोशिश में दादा ने अपने ही पोते पर गाड़ी चढ़ा दी। उनको पता भी नहीं चला। जब उन्होंने चीखने की आवाज सुनी तो वो बाहर निकले, बच्चे को निकाला, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी। छोटे बच्चे गाड़ी के आसपास होते हैं, दिखाई नहीं देते हैं, और ऐसे में आपको अतिरिक्त सावधान होने की जरूरत होती है। यह घटना एक बार फिर से ये सबक देती है। बिहार में शराब माफियाओं के हौसले कितने बुलंद हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वह पुलिस वालों पर भी हमला करने से नहीं चूक रहे। मामला रोहतास से सामने आया, जहां अवैध शराब की बिक्री की खबर पर जब डायल 112 के पुलिसकर्मी पहुंचे तो दबंगों ने ईंट पत्थरों से हमला बोल दिया। यही नहीं, दबंगों ने एक पुलिसकर्मी को गाड़ी से उतार लिया और फिर उसके ऊपर कई लोग टूट पड़े। इस दौरान पुलिस वाले की लात घूंसों से पिटाई की गई। दबंगों के हमले में 3 पुलिसकर्मी बुरी तरह जख्मी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया। और हैदराबाद के नेमापल्ली इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक अपार्टमेंट धू करके जल उठा। अपार्टमेंट में केमिकल रखा हुआ था, जिसकी वजह से आग भड़क गई और अपार्टमेंट में फैल गई। हादसे में 2 महिलाओं समेत 9 लोगों की जान चली गई, जबकि कई लोग झुलस गए। आग लगते ही आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई। फायर ब्रिगेड के पहुंचने से पहले ही स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू शुरू कर दिया, लेकिन इसके बाद भी सभी को नहीं बचाया जा सका। फायर फाइटर्स की टीम जब पहुंची तब भी बिल्डिंग में कई लोग फंसे हुए थे। इस दौरान सीढ़ी लगाकर एक महिला और एक बच्चे को धधकती आग के बीच में से बचाया गया, जबकि बाकी फंसे हुए लोगों को पहले ही निकाल लिया गया था। बताया जा रहा है कि सबसे पहले ये आग एक कार में लगी थी, जिसकी मरम्मत की जा रही थी। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। ऐसे में प्रशासन की टीम को रेस्क्यू में मुश्किलें आई, तो लोगों को हटाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया और लोगों को मौके से हटाया। वहीं तेलंगाना के सीएम केसी राव ने हादसे पर दुख जताया है और हादसे में प्रभावित लोगों को तत्काल मदद दिए जाने की बात कही। और दिल्ली में प्रदूषण पर सियासी रस्साकशी हो रही है। लोगों की हालत जस की तस है, प्रदूषण झेल रहे हैं वो, लेकिन सियासत अपना खेल कर रही है। क्या है एनसीआर में दिवाली से पहले और दिवाली के बाद हवा का हाल, ये भी आप देख लीजिए। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स दिल्ली दीपावली से पहले 12 तारीख को 417 रीडिंग थी। आज AQI 500 रिकॉर्ड किया गया। नोएडा में दीपावली से पहले AQI 366 था, जबकि आज 500 रिकॉर्ड किया गया। अब गाजियाबाद का हाल आप जान लीजिए। 453 पहले AQI था और दीपावली के बाद 312। यहां कदरन कम हुआ है। गुरुग्राम में क्या रहा, AQI पहले 335 था, बाद में 500 रिकॉर्ड किया गया। और फरीदाबाद में पहले AQI जो था 214 और उसके बाद 2 गुने से भी ज्यादा 500 रिकॉर्ड किया गया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि निश्चित रूप से एयर क्वालिटी पर फर्क पड़ा है। जहां पर हवा बहती रही, चलती रही, वहां से यह प्रदूषण जरूर उड़ा ले गई। और हमास के खात्मे के लिए इजराइल की बेनामी संपत्ति को बेचने और गवाही देने वाले यूपी पुलिस की राडार पर है। पुलिस ऐसे लोगों का बयान दर्ज करने की तैयारी में है। लखनऊ महानगर कॉलोनी में पुलिस को अतीक की ऐसी ही प्रॉपर्टी के बारे में पता चला है जो अतीक के नाम पर नहीं है, लेकिन चाबी अतीक के गुर्गों के है। महादेव बेटिंग ऐप मामले में कई सारे स्टार्स का नाम सामने आया है। अब इस मामले में स्टाइल नाम की फिल्म में नजर आ चुके एक्टर साहिल खान का नाम भी जुड़ गया है। पुलिस ने जिन 31 लोगों पर FIR दर्ज की है उसमें साहिल का नाम भी है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में दिवाली के दिन हुए हादसे के बाद राहत और बचाव का काम जारी है। हादसे में सिलक्यारा से डंडाल गांव तक निर्माणाधीन सुरंग का एक हिस्सा ढह गया। टनल का करीब 300 मीटर हिस्सा मलबे से पटा हुआ है। मौके पर SDRF की टीम राहत और बचाव के काम में लगी हुई है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में तृणमूल नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात जयनगर थाना क्षेत्र के बामनगाची गांव में हुई। बदमाशों ने सैफुद्दीन पर कई राउंड गोली चलाई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। दिल्ली के पूर्व जेल मंत्री सत्येंद्र जैन की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। सीबीआई ने दिल्ली के उपराज्यपाल से सत्येंद्र जैन और तिहाड़ जेल के कई अधिकारियों के खिलाफ जांच की अनुमति मांगी। इन सभी के ऊपर महाठग सुकेश चंद्रशेखर और कई हाई प्रोफाइल कैदियों से पैसे हटने का आरोप।
सीबीआई ने पत्र लिखकर कहा है कि तत्कालीन जेल मंत्री सत्येंद्र जैन, तिहाड़ जेल के तत्कालीन डीजी संदीप गोयल और एडी मुकेश प्रसाद के साथ मिलकर तिहाड़ में एक्सटॉर्शन रैकेट चला रहे थे और पैसे ऐंठ रहे थे। आरोप है कि सत्येंद्र जैन ने अपने गुर्गों के जरिए 2018 से 2021 तक सुकेश चंद्रशेखर से 10 करोड़ रुपए वसूले थे, जबकि गोयल और मुकेश प्रसाद ने 2019 से 2022 के बीच सुकेश चंद्रशेखर से 12.5 करोड़ रुपए लिए और इसके बदले ये कैदियों को तिहाड़ जेल में सुविधाएं मुहैया करवा रहे थे। बाइडेन का विनाशक पैगाम मिटा देंगे नामो निशान, ये पूरी खबर क्या है आपको बताऊंगा, लेकिन पहले किसने की दिल्ली में प्रदूषण पर सियासत। दिल्ली में प्रदूषण के साथ साथ उस पर होने वाली सियासत भी बढ़ गई है। दिल्ली में पटाखा जलाने को लेकर गोपाल राय के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। मनोज तिवारी ने आम आदमी पार्टी पर हिंदुओं के त्योहारों से नफरत करने का आरोप लगाया। गोपाल राय ने कहा था कि बीजेपी नेताओं ने लोगों को पटाखे फोड़ने के लिए भड़काया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज छत्तीसगढ़ के मुंगेली से कांग्रेस पर सियासी बाउंसर फेंके। उन्होंने कहा पूरे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के कुशासन की समाप्ति का जयघोष हो रहा है। पीएम यही नहीं रुके। उन्होंने कहा बीजेपी के आने से छत्तीसगढ़ का विकास तेज होगा, नौजवानों के सपने पूरे होंगे और भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई होगी। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने एक बार फिर पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने रणदीप सुरजेवाला पर निशाना साधते हुए कहा कि चांडालों की चौकड़ी कांग्रेस को बर्बाद करने में लगी हुई है। हिंदुओं से नफरत करने वाली कांग्रेस के बयान को लेकर सुरजेवाला ने प्रमोद कृष्णम पर पलटवार किया था। दिवाली पर स्वामी प्रसाद मौर्य के मां लक्ष्मी पर बेतुके बयान को लेकर बीजेपी ने जोरदार पलटवार किया है। बीजेपी ने कहा है कि तुष्टीकरण की राजनीति करते करते स्वामी प्रसाद अंधे हो गए हैं। बीजेपी ने उनके इस बयान को लेकर ईडी अलायंस के वरिष्ठ नेताओं से जवाब भी मांगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज गुना में जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी कभी भारतीय संस्कृति का सम्मान नहीं कर सकती। शाह ने कांग्रेस को गरीब विरोधी बताते हुए जनता से एक बार फिर डबल इंजन की सरकार बनाने की अपील की। इजराइल और हमास के पसंद पकवान स्वाद के चक्कर में अपने स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रह जाता और इसीलिए त्योहार के इस मौसम में हर कोई जमकर खाता है। खाना तो हो गया, लेकिन अब शरीर कह रहा है कि मेरे लिए क्या। हम आपको बताते हैं कि शरीर को डिटॉक्स करने का आसान तरीका क्या होता है। शरीर को डिटॉक्स करने का सबसे अच्छा और बढ़िया तरीका है पर्याप्त पानी पीना। यानी आपको अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है और सिस्टम को सभी विषैले पदार्थों को निकालने के लिए पानी मुहैया कराना है। गुनगुने पानी में थोड़ा सा नींबू और सुबह खाली पेट पीने से इसकी इफेक्टिविटी और बढ़ जाएगी। न केवल आपको विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करेगा, बल्कि शरीर में जमे फैट को भी कम करेगा। नींबू, शहद और गर्म पानी सुबह का ये रामबाण पेय पदार्थ है। ये तीनों शरीर में जादू का काम करते हैं। ग्रीन टी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। ये शरीर के सिस्टम को डिटॉक्स करने में अद्भुत काम करती है। ये वजन घटाने में भी कारगर है। थोड़े से अदरक के साथ सेंधा नमक और नींबू मिलाकर पेट संबंधी कई समस्याओं से निजात पाई जा सकती है। अदरक में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो शरीर के लिए अच्छे होते हैं और प्रतिरोधक क्षमता को, इम्यून सिस्टम को ही मजबूत करते हैं। दही एक प्राकृतिक प्रोबायोटिक है। ये सिस्टम को हानिकारक विषाक्त पदार्थों से बचाता है, पाचन में सहायता देता है। लहसुन पोषक पदार्थों से भरपूर है। इसमें ऐसे सप्लीमेंट हैं, एलिसिन होता है इसमें, जो बेहतरीन इम्यूनिटी बूस्टर होता है और आपके शरीर को डिटॉक्सिफाई करने में मदद भी करता है। दालचीनी भी इन्हीं में से एक है। ये भी शरीर को डिटॉक्स करने में मदद देती है। एंटीऑक्सीडेंट्स भी इसमें भरपूर हैं। हृदय के रोगों को कम करने और बीपी को कंट्रोल करने में मदद करती है। चुकंदर भी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। विटामिन सी से भरपूर चुकंदर कैल्शियम, आयरन और विटामिन ए से भी रिच है। फल विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं जो न केवल पाचन में सुधार करने में मदद करते हैं बल्कि त्वचा और बालों के लिए भी रामबाण है। आतिशबाजी से फैले धुएं का असर आंखों पर भी सबसे ज्यादा होता है। आंखों में जलन और खुजली होने लगती है। ऐसे में खीरे का इस्तेमाल कारगर है। खीरे के स्लाइसेस करके इनको कुछ देर फ्रिज में रखकर और टुकड़ों को आंखों पर रखने से बड़ा फायदा है। 15 से 20 मिनट बाद खीरे के स्लाइसेस हटाए जा सकते हैं। आंखों की सूजन कम होगी और जलन से राहत मिलेगी। ठंडा दूध भी इसमें असरदार होता है। दूध में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं जो आंखों की जलन को कम करती हैं। गुलाब जल पटाखों के धुएं से आंखों में होने वाली जलन को शांत करता है और गुलाब जल में एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं जो आंखों की जलन, खुजली और सूजन को कम करते हैं। आलू भी इसमें मददगार है। आंखों में होने वाली जलन में वो भी कमाल का सहायक होता है। और अब आगे बिग एंड बोल्ड में देखिए, बीएससी, एमएससी, पीएचडी होल्डर, आतंक के प्रोफेसर। लेकिन पहले आपको बताते हैं रेमंड के मालिक ने पत्नी से क्यों लिया तलाक। रेमंड के मालिक गौतम सिंघानिया और उनकी पत्नी नवाज के बीच तलाक हो गई। दोनों की शादी करीब 32 साल चली। सिंघानिया ने कहा कि नवाज और मैं अलग अलग रास्ते अपनाएंगे। मैं उनसे अलग हो रहा हूं, लेकिन हम वो करते रहेंगे जो हमारे दो अनमोल बच्चों के लिए सबसे अच्छा होगा। स्पेसएक्स हुए सेंसेक्स 325 अंकों का गोता लगाकर 64,933 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी में 82 अंकों की गिरावट दर्ज की गई। दीपावली के बाद सोने और चांदी में गिरावट दर्ज की गई है। इनको बड़े ध्यान से देखिए। ये जो चेहरे हैं ये कोई ऐसे लोग नहीं हैं जो पढ़े लिखे नहीं हों, जाहिल हों, जिनको मालूम नहीं हो कि इंसान
बनकर अगर पैदा हुए हैं तो उनका कंडक्ट क्या होना चाहिए। इनमें से अगर आप देखें तो इनमें से कोई असल में इंजीनियर है तो कोई दहशतगर्दी का प्रोफेसर बन गया है। ये सब के सब देश के दुश्मन हैं। ये सारे के सारे दहशतगर्द आतंकी नर्सरी चलाने के साथ साथ केमिकल बॉम्ब से हमले का नापाक मंसूबा पाले हुए थे। देश में जिहाद के लिए आतंकियों की फौज बनाना चाहते थे, लेकिन इनका मंसूबा धरा का धरा रह गया। हालांकि इनकी गिरफ्तारी के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सुर्खियों में आ गई, क्योंकि इन गिरफ्तार दहशतगर्दों में से ज्यादातर AMU से ही पास आउट है। लेकिन कैसे इन्होंने जिहाद की कोचिंग से लेकर केमिकल अटैक की साजिशें रची, कैसे नौजवानों का ब्रेन वॉश किया और कैसे एक्सपोज हुआ इनका अंडरग्राउंड आतंक, इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। अब्दुल्ला अरसलान पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग में बीटेक, इंजीनियरिंग की पढ़ाई लेकिन बम बनाने का एक्सपर्ट। राकिब इमाम एमटेक के बाद केमिकल अटैक की प्लानिंग करने लगा। वजीहुद्दीन PhD करने के बाद आतंक का प्रोफेसर बन गया। नावेद सिद्दीकी BSc डिग्री होल्डर, लेकिन काम नौजवानों को ब्रेन वॉश कर उन्हें आतंकी बनाने का। आतंक के ये वो चेहरे हैं जिन्हें अच्छी तालीम हासिल है, लेकिन यूपी से लेकर पूरे देश में दहशतगर्दी फैलाने का इन्होंने रास्ता अपनाया। वो भी तब जब यूपी के CM योगी प्रदेश में राम राज्य स्थापित कर रहे हैं। वो राम राज्य जो माफिया मुक्त हो, जहां आतंक और दहशत का नामो निशान नहीं हो। लेकिन राम राज्य के मॉडल के जवाब में तैयार हुआ ये IAS का अलीगढ़ मॉड्यूल, जो अपने हैंडलर्स के फरमान पर बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने वाले थे। यूपी से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों को दहलाना चाहते थे और धमाकों की साजिश थी दीपावली के मौके पर। IS की इन दिनों की गतिविधियों पर नजर डालें तो इन लोगों के टारगेट पर पढ़े लिखे युवा लोग हैं, जो कि ग्रेजुएट हैं, और खासतौर पर AMU जैसी जगह जहां के पूर्व छात्रों से संपर्क साधकर उन्हें जिहादी एक्टिविटी में शामिल करने के लिए उकसाया जा रहा है, उन्हें अपने साथ जोड़ा जा रहा है और उनको जिम्मेदारी दी जा रही है कि ये खुद तो जुड़े ही, साथ ही अपने जैसे आइडियोलॉजी के लोगों को भी इसका हिस्सा बनाए। इसके लिए अलग अलग ग्रुप बनाए गए हैं। ऐसे MU जिस ग्रुप की बात सामने आई है उसमें अब तक 23 मेंबर के होने की जानकारी मिली है, लेकिन केवल इस तरह का कोई एक ग्रुप नहीं है, बल्कि संभावना इस बात की है कि इस तरह के कई सारे ग्रुप हो सकते हैं। और अभी तो केवल 6 जिलों की बात की जा रही है, लेकिन इसका दायरा और बड़ा हो सकता है और इसमें कई राज्य के पुराने स्टूडेंट शामिल हो सकते हैं। यूपी ATS इन सभी पॉसिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए अपनी पड़ताल को आगे बढ़ा रही है। कौन कौन लोग थे जिन्हें इस तरह के बम बनाने की ट्रेनिंग दी गई थी, जो ऑनलाइन लिटरेचर है वो आदान प्रदान किया जाता था, उस ऑनलाइन लिटरेचर का मकसद क्या था, उसमें कौन सी जानकारी छिपी हुई है, ऑनलाइन मीटिंग हुआ करती थी उसमें किस तरह के कंटेंट पर बात की जाती थी, और कौन कौन से लोग हैं जो प्राइमरी तौर पर इस नेटवर्क का हिस्सा थे। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब ATS को अभी तलाशने हैं और उनकी तलाश में ATS की टीम जुटी हुई है। ISIS के इस अलीगढ़ मॉड्यूल का प्लान और मंसूबा दोनों बेहद खतरनाक थे। साजिश आतंक की नर्सरी चलाने के साथ साथ केमिकल बम से हमले का नापाक मंसूबा था और मकसद जिहाद के लिए फौज बनाना। पुणे मॉड्यूल से जुड़कर ये दहशतगर्द केमिकल बम से हमले की साजिश रच ही रहे, लेकिन इनकी खतरनाक साजिश पर ब्रेक तब लग गया जब यूपी ATS ने अलीगढ़ से अब्दुल्ला अरसलान और माज बिन तारिक को गिरफ्तार कर लिया। दोनों दहशतगर्दों के असली ठिकाने और नापाक मंसूबों का खुलासा हुआ। इनकी गिरफ्तारी के बाद यूपी ATS ने 5 और आतंकियों को धर दबोचा। 7 नवंबर को छत्तीसगढ़ से आतंकी वजीहुद्दीन अरेस्ट हुआ। 11 नवंबर को 4 और आतंकी गिरफ्तार हुए। इनमें से एक आतंकी राकिब इमाम को अलीगढ़ से, जबकि नावेद सिद्दीकी, नौमान और मोहम्मद नाजिम को संभल से गिरफ्तार किया गया। ये चारों आतंकी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से पढ़ाई कर चुके हैं। ATS ने ISIS से जुड़े होने के संबंध में 5 नवंबर से लेकर अब तक करीब 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन सभी को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से जोड़कर देखा जा रहा है। 3 लोगों को अलीगढ़ से, जबकि 1 को छत्तीसगढ़ से और 3 को संभल से गिरफ्तार किया गया था। इनमें से अब्दुल्ला अरसलान और माज बिन तारिक का नाम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय प्रशासन ने कंफर्म कर दिया है कि के छात्र रहे हैं।
लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात ये, इन दहशतगर्दों में कोई बीटेक की पढ़ाई कर चुका है तो कोई इंजीनियरिंग में एमटेक कर चुका है। सबके जहन में जिहाद का जहर भरा हुआ है। बम धमाकों की साजिश रचने के साथ ही ये आईएसआईएस के अपने हैंडलर्स के निर्देश पर अपनी आतंकी टीम में दूसरे नौजवानों को भी जोड़ रहे थे। इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर केमिकल बम बनाने में मास्टरी हासिल करने वाले इन इंजीनियरों की टेरर कुंडली भी आपको दिखाएंगे और इस कड़ी में सबसे पहला नाम आता है अब्दुल्ला अरसलान का। आतंकी अब्दुल्ला अरसलान ने एएमयू से साल 2021 में पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया। वो अभी बच्चों को पढ़ाने का काम करता था। दीनी तालीम हासिल करने वाले अब्दुल्ला अरसलान ने हाफिज बनने की तालीम भी हासिल की है। ये अब्दुल्ला अरसलान का अलीगढ़ में आलमबाग स्थित घर है, जहां परिवार वालों ने बात करने से मना कर दिया। लेकिन जिस एएमयू से अब्दुल्ला ने पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया, वहां के प्रोफेसर्स का उसके बारे में क्या कहना है वो जान लेते हैं। चुका हूँ। ये अब्दुल्ला अरसलान जो है हमारे यहाँ से 11वीं 12वीं और बीटेक हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से उसने किया है। 2014-15 से लेकर के 2021 तक उसको एक्टिव स्टूडेंट दिखाया जा रहा है। तो इस तरीके से उसने 2 कोर्स हमारे यहाँ किया है, एक तो 11वीं 12वीं, दूसरा बीटेक। अब आगे हमारा रिकॉर्ड कुछ नहीं बता पा रहा है, तो इससे ये लग रहा है कि शायद वो बीटेक के बाद छोड़ के चला गया हो या एडमिशन न लिया हो। जो जानकारी अब्दुल्ला अरसलान से पूछताछ में सामने आई थी, उसमें ये पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग का छात्र था और बम बनाने का काम कर रहा था। एक बार परीक्षण भी कर चुका था। इसी ने गोपनीय मीटिंग के जरिए ऑनलाइन ग्रुप बनाकर स्टूडेंट अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय SAMU नाम से ग्रुप बनाया था और यूपी ATS इस ग्रुप की तह तक जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस ग्रुप में कई पूर्व छात्र जुड़े हुए थे। जो 3 संभल से लोग गिरफ्तार हुए हैं वो भी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र हैं। राकिब भी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का छात्र है और तीनों ग्रेजुएट हैं। तो ऐसे में एक एक करके जो जानकारी सामने आ रही है वो बेहद चौंका देने वाली है। अब्दुल्ला के साथ साथ माज बिन तारिक भी एएमयू का छात्र रहा है। माज ने बीकॉम की पढ़ाई की है। एएमयू से 10वीं और 12वीं करने के बाद इसने डिस्टेंस मोड से एएमयू से ही बीकॉम की पढ़ाई की। जब ये खबर मेरे पास प्रिंट मीडिया और डिजिटल मीडिया के जरिए से आई तो हमने उनके बारे में मालूम कराया, तो पता ये चला कि माज बिन तारिक हमारे यहाँ 8 से 10th क्लास पास किया है और 12th क्लास पास किया है और बीकॉम उसने डिस्टेंस मोड से किया है। 2016 में 10th, 2018 में 12th है और उसके बाद में 2022-23 में उसकी मार्कशीट इशू हुई है बीकॉम की डिस्टेंस मोड से। अब्दुल्ला अरसलान और माज बिन तारिक आईएसआईएस के पुणे मॉड्यूल से जुड़े थे और देश के कई शहरों में केमिकल बम से हमले की साजिश रच रहे थे। अरसलान और माज बिन तारिक की गिरफ्तारी के बाद यूपी ATS ने आईएसआईएस के अलीगढ़ मॉड्यूल के एक्टिव मेंबर वजीहुद्दीन को छत्तीसगढ़ के भिलाई से गिरफ्तार किया था। मामला UAPA जो अनलॉफुल एक्टिविटी प्रोटेक्शन एक्ट के तहत मामला था और राष्ट्रद्रोह से संबंधित था। उस मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई है। सर, आरोपी कब से यहाँ रह रहा था? स्थायी निवासी है यहीं स्मृति नगर।